हेलो स्टूडेंट। आज अपन स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है स्विस संघीय सरकार उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अपन देखते हैं कि अध्यक्षात्मक और संसदीय दो प्रकार की शासन प्रणालियां होती हैं। कार्यपालिका का जो गठन है या स्वरूप है, तो अध्यक्षात्मक यदि शासन प्रणाली में अपन देखें तो वहाँ पर मुख्यतः एक ही कार्यपालक होता है, यानी एक ही व्यक्ति में एक ही पद में सारी जो शक्तियाँ हैं, चाहे वो वास्तविक शक्तियाँ हैं या नाम मात्र की शक्तियाँ हैं, वो निहित होती है। संसदीय कार्यपालिका में यदि अपन देखें तो देखते हैं कि कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं। एक नाममात्र प्रधान होता है जिसके पास वास्तव में कोई शक्तियाँ नहीं होती, लेकिन संविधान द्वारा उसको उसी के नाम से शक्तियों का जो उल्लेख है वो किया हुआ होता है। और एक दूसरा होता है वास्तविक प्रधान। जैसा कि यदि अपन ब्रिटेन का उदाहरण लें, भारत का उदाहरण लें, तो यहाँ संसदीय कार्यपालिका है और जो कार्यपालिका है उसके दो अध्यक्ष होते हैं, एक नाममात्र का और एक वास्तविक। जैसा कि भारत में राष्ट्रपति है वो नाममात्र है और जो प्रधानमंत्री है और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो वास्तविक कार्यपालिका है। अध्यक्षात्मक जो शासन व्यवस्था है वो अमेरिका में पाई जाती है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति में ही सारी शक्तियाँ हैं कार्यपालिका संबंधी वो निहित होती है। यदि अपन बात करें स्विट्ज़रलैंड की, तो यहाँ पर देखिए कार्यपालिका शक्ति किसी एक व्यक्ति विशेष में निहित नहीं होकर या दो पदों में नाममात्र या वास्तविक इस तरीके से विभाजित न होकर संपूर्ण एक सभा होती है 7 सदस्यीय, और इस सभा के अंदर ही सारी शक्तियाँ निहित होती है। यदि सबसे पहले अपन देखें तो संविधान गठन इसका अपन देखते हैं कि संविधान में किस प्रकार इसका उल्लेख किया गया है। स्विट्ज़रलैंड की जो कार्यपालिका है उसको बहुल कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो एक सभा के रूप में है और 7 सदस्यीय सभा 7 सदस्यों में बराबर समान रूप से कार्यपालिका शक्ति जो है वो निहित होती है। नया जो संविधान बना था उसके अनुसार संविधान का जो अनुच्छेद 175 है, 175 175, उसमें संघीय सरकार के गठन और कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। यदि अपन देखें तो सदस्यों की संख्या है वो 7 है और इनका चुनाव किस तरीके से होता है। चुनाव देखिए, संघीय संसद के दोनों सदन है, स्विस संघीय सभा के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो उसके जो दोनों सदन हैं वही संयुक्त बैठक में इन 7 सदस्यों का चुनाव करते हैं और सदस्यों का जो चुनाव है वो 4 वर्ष के लिए होता है। इस अवधि से पूर्व इनको हटाया नहीं जा सकता और एक तरीके से 4 वर्ष से पूर्व यदि खाली स्थान हो जाता है, मतलब कोई त्यागपत्र दे दे या किसी कारणवश वह पद खाली हो जाता है, तो संघीय संसद के द्वारा दोबारा से उस पद को भरने के लिए अगला जो भी उसका अधिवेशन होता है उसमें शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का वह चुनाव करके उस सीट को फुल कर देती है, यानी भर देती है। 7 सदस्यीय वो सभा होती है। संघीय सरकार के जो ये 7 सदस्य होते हैं इसमें प्राय सभी दलों के जो प्रतिनिधि है वो आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सब सदस्य है वो एक ही दल के हो जाएं, और ज़्यादातर जो ध्यान है वो ये रखा जाता है इसमें संघीय सरकार का, जब संघीय संसद द्वारा निर्वाचन किया जाता है तो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंटनों को प्रतिनिधित्व मिले, और इसके लिए निश्चित किया गया है कि एक कैंटन से एक से अधिक सदस्य निर्वाचित नहीं होना चाहिए, ताकि बाकी जो कैंटन है उनसे भी क्या हो कि सभी को प्रतिनिधित्व मिल जाए। उसके बाद अपन देखते हैं कि कोई भी योग्यता क्या है, तो कोई भी व्यक्ति जो संघीय संसद का प्रतिनिधि सदन है उसका सदस्य चुने जाने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो, वह संघीय सरकार का सदस्य बन सकता है। और ज़्यादातर व्यवहार में यदि अपन देखें तो वही व्यक्ति संघीय सरकार के सदस्य चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि सदन के क्या हो, सदस्य। और यदि ये संघीय सरकार के लिए चुन लिए जाते हैं तो इन्हें फिर प्रतिनिधि सदन की अपनी जो सदस्यता है वो छोड़नी पड़ती है। उसके बाद देखिए अपन देखते हैं कि ये संघीय सरकार के जो सदस्य हैं 7, इनमें से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है और प्रतिवर्ष इनका निर्वाचन होता है। संघीय संसद स्वयं ही करती है और दोनों ही पदों पर व्यक्ति क्या है दोबारा चुना जा सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि लगातार 2 बार उनको उसी पद के लिए नहीं चुना जाए। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि संघीय सरकार के 7 सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब देखिए, जो संघीय सरकार का अध्यक्ष बनाया जाता है इसको स्विस राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया जाता है इसी नाम से, लेकिन इसका कोई अध्यक्ष के पद का ज़्यादा कोई विशिष्ट महत्व नहीं होता है, कि ये नहीं है कि कोई विशेषाधिकार इनको प्राप्त हो। सारे सदस्यों के 7 सदस्यों के जो अधिकार है, शक्तियाँ हैं वो बराबर होती हैं
और एक तरीके से उसको कोई वीटो करने का या फिर किसी निर्णय को रोकने का अधिकार नहीं होता। सातों व्यक्तियों में से सब दृष्टि से वो समान होता है। तो एक तरीके से औपचारिक रूप से ये अध्यक्ष नामात्र रूप से ये पद के ऊपर बना दिया जाता है, लेकिन शक्तियां हैं वो सबकी समान रहती है। इसके बाद यदि अपन इसकी बैठकें की बात करें तो नियमित रूप से बैठकें होती हैं। गणपूर्ति जो है वो 4 है, यानी 7 में से 4 उपस्थित रहना जरूरी है, तभी उसकी क्या होगी, बैठक होगी। और यदि मान लीजिए कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो फिर उसको उसका कारण भी बताना होता है। और इन बैठकों का जो अध्यक्षता है वो अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। एक तरीके से जो स्विस राष्ट्रपति है उसी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं स्विस संघीय सरकार के कार्य और शक्तियाँ। सबसे पहले अपन देखते हैं स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है उसका पहला कार्य वो होता है प्रशासनिक कार्य या से संबंधित कार्य। या देखिए, ये एक तरीके से स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका संबंधी सारी शक्तियाँ इसी स्विस संघीय सरकार में निहित होती है। प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करती है। और तो एक तरीके से संघीय प्रशासन का संचालन करने का कार्य और प्रशासन को किस प्रकार विभागों में बांटना है, कौन सा विभाग किसके पास रहेगा, इसका निर्धारण भी इसी सरकार संघीय सरकार यानी कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। संघीय सरकार ही दूसरा अपन देख सकते हैं कि वैदेशिक संबंधों का संचालन जो है वो भी स्विस संघीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की तटस्थता और जो स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करना और आंतरिक क्षेत्र में वहाँ पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी कौन करता है, संघीय सरकार करती है। सेना जो है स्विट्जरलैंड की जो संघीय सेना है उसके ऊपर भी संघीय सरकार का ही नियंत्रण रहता है। यहाँ पर देखिए, यदि संघीय संसद की बैठक नहीं हो रही हो और यदि मान लीजिए सुरक्षा की दृष्टि से ये आवश्यक हो गया हो कि सेना का प्रयोग करना है, तो फिर संघीय सरकार स्वयं अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा देखिए, जितनी भी जो प्रशासनिक या नियुक्तियां होती है वो कार्यपालिका करती है। संघीय प्रशासन का निरीक्षण करने का कार्य भी ये कार्यपालिका करती है। इसमें देखिए, कार्यपालिका संबंधी कार्यों के संबंध में एक रिपोर्ट भी संघीय सरकार तैयार करती है और ये वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवर्ष व्यवस्थापिका के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। व्यवस्थापिका के द्वारा सरकार के जो ये रिपोर्ट है इसके आधार पर सरकार के कार्यों पर विचार विमर्श होता है, आलोचना भी होती है। लेकिन जिस प्रकार अपन देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका को हटाया जा सकता है, ऐसा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। दूसरा अपन देखते हैं विधि निर्माण संबंधी कार्य। तो कानूनों के जो विधेयक हैं वो स्विस संघीय सरकार द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। लगभग समस्त कानूनों के विधेयक अपन देख सकते हैं। सबसे पहले जो वहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो जनता से जो एक तरीके से व्यक्तिगत सदस्यों के जो विधेयक आते हैं उन पे पहले सरकार है वो अपने पास एक तरीके से उसका परफॉर्मा तैयार करती है और उसके बाद उसको विधायिका के पास भेजती है। इसके अलावा सरकार अध्यादेश जारी कर सकती है और प्रदत्त विधायन के तहत भी व्यवस्थापिका द्वारा यदि उसको किसी विधेयक पर कानून से संबंधित कोई कार्य मिलना हो तो वो भी वो करती है। इसके अलावा अपन देखिए, संघीय सरकार के जो सदस्य हैं वो संघीय संसद के सदस्य नहीं होते। जैसा कि अपन ने देखा कि प्रतिनिधि सदन के सदस्य जैसे ही सरकार के सदस्य बनते हैं उनको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो व्यवस्थापिका की जो कार्यवाहियाँ होती है, संसद की जो कार्यवाही, उसमें भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन में उपस्थित हो सकते हैं, भाषण भी दे सकते हैं, वाद विवाद में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे मतदान में भाग नहीं ले सकते क्योंकि वो संघीय संसद के क्या नहीं होते हैं, सदस्य नहीं होते। उसके बाद अपन देखते हैं वित्तीय कार्य। तो संघीय जो बजट है उसको तैयार करने का कार्य भी यही कार्यपालिका यानी स्विस संघीय सरकार करती है और बजट को तैयार करने के बाद वह संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। इसके अलावा जो कैंटन है उनका जो वित्त प्रशासन होता है, उनका हिसाब किताब या किस प्रकार राजस्व है, कर है, उनका लेखा जोखा भी स्विस संघीय सरकार द्वारा रखा जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि संघीय सरकार के द्वारा उसको न्यायिक शक्तियाँ या न्यायपालिका से संबंधित कार्य भी वो करती हैं। जैसे कि कैंटनों द्वारा आपस में किसी प्रकार के समझौते
या कैंटनों और पड़ोसी राज्यों के बीच किसी प्रकार के समझौते किए गए हैं, तो उनको देखने का कार्य कि वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, इसका निर्णय भी स्विस संघीय सरकार द्वारा की जाती है। सरकार के जो विभिन्न विभागों के निर्णयों के विरुद्ध वो अपील भी सुन सकती है, या फिर कैंटनों में यदि धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है तो वह कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकती है। और कैंटनों के जो व्यापार संबंधी संधियों के आधार पर होने वाले झगड़े हैं, व्यवसाय निवास, उनकी अपील भी वो सुनती है। इसके अलावा देखिए, स्विट्जरलैंड की सरकार के पास कुछ संकटकालीन शक्तियाँ भी प्राप्त है। हालांकि भारतीय संविधान की भांति अपन यदि देखें तो उस प्रकार किसी प्रकार की कोई चर्चा आपातकालीन शक्तियों की संविधान में नहीं की गई है, लेकिन फिर भी देश की स्वतंत्रता और बाह्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए संघीय सरकार को संविधान के अनुच्छेद 185 में ये प्रावधान किया गया है कि वो आवश्यक कार्यवाही कर सकती है और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी वह कदम उठा सकती है। और अत्यावश्यक यदि परिस्थितियां हुई तो वह संघीय सेना का प्रयोग भी कर सकती है। तो इस प्रकार उसको संकटकालीन शक्तियां भी प्राप्त है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो स्विट्जरलैंड की जो संघीय सरकार है वो राज्य मंडल और कैंटनों के मध्य संबंधों का संचालन भी करती है। और एक तरीके से कैंटनों द्वारा जो निर्मित कानून होते हैं जिनका संबंध संघीय कानूनों के क्रियान्वयन से है, तो उनकी स्वीकृति भी स्विस संघीय सरकार देती है। तो इस प्रकार सरकार के पास काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त है। उसके बाद अपन स्विस संघीय सरकार की विलक्षणता देखते हैं, तो उसमें अपन देखते हैं कि ये विश्व की जो कार्यपालिकाएं हैं उनमें सबसे अनुपम है या विशेष है। वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर अपन देखते हैं कि या तो संसदीय कार्यपालिका पाई जाती है, अध्यक्ष कार्यपालिका, लेकिन जो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका है वो दोनों से ही क्या है, अलग है। एक देखिए इसमें बहुल कार्यपालिका है ये, क्योंकि संघीय सरकार की जो सदस्य संख्या है वो अपन क्या देखते हैं, 7 है, और सातों की जो स्थिति है वो भी क्या है, एक समान है। ये जो कार्यपालिका है वो एक तरीके से निर्दलीय कार्यपालिका होती है। जैसा कि अपन ने देखा कि जो 7 सदस्य ये लोग हैं वो प्रतिनिधि सदन से आते हैं चुनकर, तो उनकी सदस्यता उनकी योग्यता पर निर्भर करती है। वो एक ही दल के नहीं होते बल्कि अलग अलग दलों के होते हैं। तो एक तरीके से ये निर्दलीय कार्यपालिका हो गई। इसके अलावा विशेषज्ञों की कार्यपालिका भी होती है। वो इसलिए क्योंकि ये अपने अपने विभागों के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो स्थायी कार्यपालिका होती है। उनका कार्यकाल निश्चित और स्थायी होता है। 4 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव के द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता। इसमें देखिए अपन ये कह सकते हैं कि नेतृत्व विहीन कार्यपालिका भी होती है, क्योंकि सारे के सारे सातों सदस्य एक समान होते हैं। हालांकि अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन वो सभा का एक अध्यक्ष ही होता है, वो अध्यक्षता करता है, उसके पास कोई विशेषाधिकार या विशेष शक्ति नहीं होती है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो संसदीय और अध्यक्षीय पद्धतियों के बीच का मार्ग है। वो एक अनूठापन लिए हुए हैं, बहुल कार्यपालिका है, और दोनों ही पद्धतियों के अच्छे गुणों का समावेश इसमें पाया जाता है। धन्यवाद।